सर सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान का टैक्स नेटवर्क कैसे काम करता है और क्यों एक आम शहरी जो है वो टैक्स नेटवर्क में आने से खौफज़दा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम 1947 से ऑनवर्ड 1979 तक एक ऑर्डिनेंस के साथ चलता रहा। लेटर ऑन 1979 से 2001 के ऑर्डिनेंस के साथ ये वजूद में आया। और आप इसकी बदकिस्मती यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई कानून नहीं था। ये उस वक़्त की जो आमरीत की हमारी हुकूमतें थी उनके वजूद में आया। सही। उस वक़्त की इसकी पुअर ड्राफ्टिंग और इसको बिजनेसमैन के साथ डिस्कस ना करना, जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनके साथ इसका मशवरा ना करना और अपनी पाकिस्तान की इकॉनमी और इसके जो सेक्टर्स हैं उससे मुताबिकत ना होना, ये सबसे बड़ा हमारा आज तक का ड्रॉबैक रहा। ठीक। अगर हमने पाकिस्तान में पाकिस्तान के बिजनेसमैन के लिए कोई कानून नाफिज करना है तो हमें कम से कम पाकिस्तान के उस तबके से उसके मशवरा तो करना चाहिए। लेकिन हम कहीं से लिखा हुआ इल ड्राफ्टेड कानून हम उठाते हैं या उसके लिए हम फॉरेनर्स हायर करते हैं और पाकिस्तान में उसके मुताबिक एक कानून नाफिज कर दिया जाता है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सेकेंड थिंग, आहिस्ता आहिस्ता हम कर्ज़ों के बोझ में दबते चले गए। अपने हमने लोकल सोर्सेज, अपने तमाम रिसोर्सेज, अपनी आवाम, अपने बिजनेसमैन, इन पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को प्रमोट करना छोड़ दिया। यूटिलिटीज़ का आपका प्रॉब्लम आज से पिछले 30-35 साल जो मेरी और आपकी सारी उम्र गुजर चुकी है यही सुनते हुए, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड अदर ऑल द थिंग्स जो एक आम बिजनेसमैन को उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिए ज़रूरत होती है। आगे चलते जाएं तो आपने इंपोर्ट को प्रमोट किया, दूसरे मुल्कों ने लोएस्ट कॉस्ट पे चीज़ें प्रोड्यूस करके पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करना शुरू की या यहाँ पे एक्सपोर्ट करना शुरू की, तो हमने उसको प्रमोशन की तरफ आगे चलते गए। बिल्कुल। इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास आज तक का जो टोटल नंबर है वो 4 मिलियन टैक्स फाइलर्स का है। 1947 से आज 75 साल बाद, यानी सालाना हम 1 लाख लोग भी जनरेट नहीं कर सके, उन पे अपना ट्रस्ट डेवलप नहीं करा सके कि हम आपके टैक्स से पैसे से आपको ही प्रमोट करेंगे, आप पे ही वो पैसा खर्च किया जाएगा, आपकी वेलफेयर के लिए वो आपने ठीक बात की। यहाँ पे भी एक नोशन है, लोग घबरा जाते हैं कि जो हमारा पैसा टैक्स के ज़रिए जाता है गवर्नमेंट को, वो इस्तेमाल भी होता है या नहीं, इस सवाल से भी जानेंगे, बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी अबू बकर आप रोशनी डालें पाकिस्तान का जो करंट टैक्सेशन सिस्टम जिससे इन्होंने बात की। टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जब हम बात करते हैं बिजनेस सेक्टर की, कॉर्पोरेट सेक्टर की और ऑब्वियसली इंडिविजुअल पर्सनल सेक्टर की जिसमें पर्सनल प्रॉपर्टी एसेट्स आ जाते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस, क्या टाइप्स आ जाती हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग ऑन द शो। इसमें जो टैक्सेशन है हमारी पाकिस्तान के अंदर, इसमें उसको सेग्रीगेट किया गया है इन डिफरेंट हेड्स। फॉर इंस्टेंस आप इफ़ यू आर अ सैलरी पर्सन तो आपके लिए जो टैक्सेशन के रेट्स हैं और आपकी कैटेगरी है वो अलग से है, और उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो बिज़नेस के है। फर्दर दैट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट हेड्स। आप बिज़नेस इनकम है, आपकी अदर सोर्सेज हैं, आपकी फॉरेन इनकम है, आप एग्रीकल्चर इनकम से अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं या और जो आपके सोर्सेज हैं। और इसमें जो टैक्स रेट्स हैं वो भी वेरी करते हैं एज़ पर द इंडस्ट्री और एज़ पर द कैटेगरी यू आर फॉलोइंग इन। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक। अब ये बताइएगा फरहान भाई कि जो बाहर के तमाम ममालिक हैं, जो दुनिया भर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उसमें जब हुकूमतें टैक्स वसूल करती हैं अपने शहरियों से तो उसकी मद में उनको बुनियादी सहूलियात फराहम करती हैं और मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी के ऊपर खड़ा किया जाता है। सही बात। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन बाहर के हवाले से किया जाए तो यहाँ के शहरियों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात क्यों नहीं दी जाती, जबकि उनको हर किस्म का टैक्स भी वो देते हैं, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स की मद में हो चाहे इनकम टैक्स की मद में। हर साल के बाद आप देखें ना, जैसे एंड होता है फिस्कल ईयर तो आप टैक्स तो भरते हैं, तो वो फिर उस तरह से नज़र क्यों नहीं आता? अच्छा, जैसे अभी फरहान शाह साहब फरमा रहे थे कि पहले इसमें देखने की ज़रूरत है कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो टैक्स रिटर्न्स जो फाइल करते हैं। हाँ जी। एज़ ही सेड ये तकरीबन 4 मिलियन के करीब या 5 मिलियन आप मैक्स कर लीजिए, तो ये आपकी पॉपुलेशन का कितने परसेंट है? डेट इज़ नॉट मोर देन 1.75% और 2%। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए
कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो किस हद तक है, कि आपके कितने % लोग जो हैं वो टैक्स नेट में हैं और वो इनकम टैक्स रिटर्न्स अपनी फाइल कर रहे हैं। राइट। अच्छा, रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो हमारा एक नेशनल इशू है, हम यही फील करते हैं कि जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं वो वापस हमारे पे खर्च नहीं हो रहे थे। मल्टीपल रीजंस हैं और राइटली सो, ज़ाहिर है कुछ करप्शन के भी एलिमेंट्स हैं, कुछ अदरवाइज भी मिसमैनेजमेंट के भी हैं, कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ के भी हैं। ये नंबर ऑफ़ इशूज़ हैं जिनको सबको आप क्लब करें तो ओवरऑल जो इकॉनमी है वो आपकी सफ़र कर रही होती है और जो टैक्स पेयर है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। एक कॉमन सी आपने सुना होगा आपके भी सराउंडिंग्स में भी। एक और चीज़ ऐड करूँगी कि जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर कंपनीज अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं, वो यूजुअली टैक्स बचाने के लिए भी एट टाइम्स कुछ ना कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस खोल लेती हैं, जस्ट टू शो कि जो हमारा टैक्स है हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो चैरिटी का एक काम कर रहे हैं। तो ये भी ज़रूर वाजे कीजिएगा सर, आप भी इस पर रोशनी डालिएगा कि क्या ये एप्लीकेबल है चैरिटी की मद में अगर आप अपना टैक्स बचाएं। भाई जी बिल्कुल, ये टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन, ये पूरी दुनिया में दो इसकी आपको टर्म्स मिलेंगी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टैक्स अवॉइडेंस से ज़्यादा हमें टैक्स एवेजन की तरफ लोगों को इसमें राग़िब किया गया, या आप समझ ले उसको पुश अप किया जाता है। कानून इतना सख्त, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बिजनेसमैन की उसकी तमाम जो सेक्टर है उसके टोटल वो रिवर्सल चीज़ों पे आते हैं। तो इन वजूहात की वजह से वो टैक्स अवॉइडेंस को ज़्यादा प्रेफर करता है। हाँ जी। फिर वो अपने डायरेक्टर्स को, उनके सैलरीज़ को, उनके एक्सपेंसेस को, उनके NGOs को, NPOs को ओपन करना, उनके साथ साथ डिफरेंट हैंड्स की सब्सिडरीज जनरेट करना, HR की कंपनीज बनाना और अपने तमाम जो एग्रीमेंट्स हैं उनको सबलेट कर देना, ये तमाम इसी कॉन्स्टिट्यूशन का और इसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का हिस्सा है। ठीक। इसी जो वीक ड्राफ्टेड, पूरली ड्राफ्टेड या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो लास्ट मौजूद है, आज हम 2024 में खड़े हैं, 22 साल हो चुके हैं, ये प्रमोट नहीं हो सका। अमेंडमेंट्स कुछ भी नहीं हुई। अमेंडमेंट्स तो डेली होते हैं। उस अमेंडमेंट का आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जो रिसेंटली अमेंडमेंट्स इन टैक्सेशन लॉज रिगार्डिंग द कमिश्नर अपील एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल आई हैं, दे आर अगेन अ वेरी पुअर इल ड्राफ्टेड by the law ministry and by the proposed by the FBR also। किसी से मशवरा नहीं किया जाता। एक साहब उठते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे ये सूरत हाल है। बताया गया कि ATIR एपेलेट ट्रिब्यूनल में 7500 रुपए के, आपके 2700 रुपए के जो तमाम महसूलात टैक्सेशन है वो इनकी वजह से रुके हुए हैं, जबकि उनमें से सिर्फ 200 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन जो जेन्युइन होगी, 2500 अरब रुपए के तमाम टैक्स वो ऐसा है जो कि इल्लीगल तमाम लिटिगेशन में मौजूद है। FBR का ऑफिस, ठीक, कमिश्नर अपील का ऑफिस, एपेलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिस, ये तमाम वो ऑफिसेज हैं जो शायद टैक्स पेयर को आने में हर्डल्स हैं, ठीक, जो इनको अपना ट्रस्ट देने में नाकाम रहे आज तक। हमारा अदालती निज़ाम एक पूरा सेपरेट, लेकिन FBR का इदारा इस हद तक गिरावट का शिकार हो चुका है कि पिछले दिनों लाहौर में हमें 2 चीफ कमिश्नर सस्पेंड करने पड़े, एक असिस्टेंट कमिश्नर, एक कमिश्नर, इस वजह से कि उनकी करप्शन की हिस्सेदारी का इशू था। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिन्होंने एक 35 इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट, छोटा सा मुझे कंप्लीट कर लेने दें। ये ज़रूरी है कि ये मेरी 22 साल की प्रैक्टिस में वकालत में पहली दफ़ा हुआ कि जब टैक्स डिपार्टमेंट के अपने लोग एक रिफंड की हिस्सेदारी के लिए आपस में लड़ पड़े और ये बात मेंबर ऑपरेशंस तक मौजूद है। लेकिन चेयरमैन FBR, फाइनेंस मिनिस्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर ने इस पे एक्शन लेके आगे कोई काम किया है? इस पे कोई एक्शन लिया? सिर्फ सिवाय उनको OSD और सस्पेंशन करने के अलावा जो हमारी रूटीन की कार्रवाई है और उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। दोबारा रीइंस्टेट हो जाएंगे, किसी और जगह पे पोस्ट हो जाएंगे 2-4-6 महीने बाद। करप्शन एक हर सतह पे करप्शन, ये आप बात करें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, जब एक आम शख्स को कोई मसला आता है, FBR से कोई मसला हो, स्पेशली FBR एक ऐसा इदारा समझा जाता है कि जिसमें कोई आम शख्स अंदर जाना ही नहीं चाहता। मैंने तो यहाँ तक ये भी अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट साइन भी करवाना है तो आपको एक PN को भी वहाँ पे 2000 रुपया देना पड़ेगा, फिर जाके आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन होगा। तो ये किस हद तक सच है, प्लीज? अच्छा, इसमें मैं इस बात को करते थोड़ी सी अगर सर की बात आगे बढ़ाऊँ, जो हमारे आपको बताता हूँ, जो सर फरमा रहे थे कि जो लिटिगेशन के इश्यूज़ हैं और जो हमारे केसेस पेंडिंग हैं, उसमें आप मेरी बात
से अगर सर एग्री करेंगे यकीनन 95% अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ द कलेक्शन जो टैक्स की है वो है जो लोग वॉलंटरली पे कर देते हैं, थ्रू विद होल्डिंग दे देते हैं, या वो अपनी इनकम को सेल्फ असेसमेंट करके पे कर देते हैं। जो लिटिगेशन के थ्रू हमारे एक्सचेकर के अंदर जो पैसे आते हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 5% है। वो लहदा बात है कि प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ज़रूर है, लेकिन वो सारी ऐसी प्रोसीडिंग्स है जिससे रेवेन्यू के अंदर कुछ एडिशन शायद ना हो सके, अगर वो बेशक वो फाइनलाइज हो भी जाती हैं। जो दूसरी बात फरमा रहे थे, आप सही कह रहे हैं, एफपीआर का तो किसी को नोटिस चला जाए, हालांकि उसके वो कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसकी गोशवारों के अंदर कोई इशू नहीं है, सब कुछ उसका वाइड डिक्लेयर है, वो बेचारा अच्छा भला कांपने लग जाता है और वो सोर्सेज ढूंढना शुरू कर देता है कि मैं इसको कैसे क्लियर करना नोटिस को, चूँकि इसका नाम ही बड़ा वो एक हाइप क्रिएट कर देता है कि एफपीआर से नोटिस आ गया। तो इट्स ट्रू, हर चीज़ के लिए अंदर टेबल अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है अपनी चीज़ों को सेटल करने के लिए। दिस इज रियलिटी।